Hello students, in today's video we will do Maharashtra State Board Class 10 का English कुमार बाती का Unit 4 Lesson number 4.3. Name of the lesson is World Heritage. फोर्थ यूनिट का इंग्लिश का 4.3 थर्ड लेसन जो है वर्ल्ड हेरिटेज की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड हेरिटेज होता क्या है, यूनेस्को होता क्या है. द थिंग्स विच आर कवर्ड इन दिस चैप्टर आर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के ऊपर. अभी वर्ल्ड हेरिटेज में क्या होता है, जो भी किसी भी कंट्रीज़ की अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको लिखा जाता है, उनको इंक्लूड किया जाता है. क्यों इनको ब्यूटीफुल प्लेसेस को सॉर्ट आउट करके अलग रखा जाता है? क्योंकि वी गेट टूरिस्ट अट्रैक्शन. हमको जो कंट्री को अर्निंग होती है, फॉरेनर्स हमारी प्लेसेस देखने के लिए विज़िट करते हैं हमारी कंट्री को, हमको उसमें से कुछ कमाई होती है, कंट्री को कमाई होती है. हम फॉरेन जाते हैं कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस विज़िट करने के लिए, तो हमको उसमें से कुछ उनको हमारे से कमाई होती है. तो वो मॉन्यूमेंट्स को, वो जगहों को, वो लोग उसमें से पैसे जो कलेक्ट होते हैं उसको मेंटेन करते हैं, रिनोवेट करते हैं, जो भी कुछ वेयर एंड टेयर होता है उसको ठीक करते हैं. ऐसे पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो भी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, ये जो लेसन है उसके बारे में है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे वो सब होती हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस. तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो डिटरमाइन किसने किया? इट इज़ डिटरमाइंड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग यूनेस्को से पहचानते हैं. एब्रीविएशन है उसका यूनेस्को, हम उसको यूनेस्को बोलते हैं. उसने डिटरमाइन किया इसको कि जो भी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे इनको लिखा जाए. अभी ये जो है इट इज़ डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है इसको? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. अभी नेचुरली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो एक कमेटी है. ये कमेटी जो है वो इसको एडमिनिस्टर करती है, यानी रूल करती है. अभी इसमें किस तरह की साइट्स होती हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दो तरह की साइट्स होती हैं, जो कल्चरली इम्पॉर्टेंट है या नेचुरली इम्पॉर्टेंट है. दो तरह की प्लेसेस होती हैं, कल्चरली या नेचुरली. अभी जैसे कि कोई फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, साइट्स हैं, ऐसी सब जगहें इनमें इंक्लूड की जाती हैं जिसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, कल्चरल या नेचुरल. बट कभी कभी ऐसी भी साइट्स हैं जो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल, दोनों के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है, तो भी उनको इंक्लूड किया जाता है. जैसे एग्जांपल दिया है, माउंट हुआंगशन इन चाइना इज़ अ साइट विद सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर बिकॉज it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of the physical landscape characteristic. तो ये दोनों चीज़ों की वजह से फेमस है. अभी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये चालू कैसे हुआ? इनको साइट का किसके माइंड में आया जो इसको स्टार्ट किया? तो इट बिगैन इन अर्ली 20th सेंचुरी. कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाएं क्यों, उस पर साइट रखें क्यों, ये कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में है कि दिस स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी. और फिर अभी जो था इसका 1954 में इजिप्ट जो थे उनको माइंड में आया कि उनकी जो रिवर है नाइल रिवर, उस पर एक डैम बांधा जाए. आई विल रिपीट, इन 1954 इजिप्ट का ने एक प्लान स्टार्ट किया. व्हाट वाज दैट प्लान? कि उनकी जो नाइल रिवर है उस पर डैम, आप समझते ना, डैम बांधा जाए. तो उससे क्या था कि एक ख़तरा था कि जो पानी है उसका, डैम का कंस्ट्रक्शन के बाद फिर जो होंगे, तो नीचे पानी, अगर डैम खोला कभी भी तो पूरी जो वैली है पूरा उधर नीचे पानी फैल जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगी. तो इसके लिए, और जब अगर वो पानी नीचे आ गया वहाँ से डैम से, तो क्या हो जाएगा, नीचे बहुत सारे टेम्पल्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे. आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग. तो वो क्या हो जाएगा, पूरे उधर पानी चला जाएगा. अभी जैसे ही डैम खोलेंगे तो पानी नीचे आएगा, और नीचे जो थे कुछ जगह जैसे टेम्पल, आर्टिफैक्ट्स वगैरह, वो सब में पानी चला जाएगा. तो ये एक सोचने की बात थी कि अगर हम डैम बांधते हैं तो ये सब खतरे में आ जाएंगे.
तो फिर उन्होंने क्या सोचा, यूनेस्को ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये सब जगहों को डिसमेंटल कर दें। डिसमेंटल करना यानी डिसअसेंबल करना, यानी वहाँ से मिटा के, जैसे हम पैकअप करके शिफ्ट कैसे करते हैं घर, तो उनको भी शिफ्ट किया जाए कहीं पे। तो वो मंदिर वगैरह जो भी आर्टिफैक्ट्स है उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, उनका जो सब सामान है कहीं और शिफ्ट किया जाए जो हायर ग्राउंड पे है, तो जैसे इनका पानी उनको डैमेज ना कर दे। तो अभी वो जो कॉस्ट था, जैसे हम एक घर में से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं तो पैकिंग अनपैकिंग का पैसा लगता है, शिफ्टिंग का, ट्रांसपोर्ट का, तो इसका भी जो खर्चा आ रहा था वो आ रहा था 80 मिलियन US$ खर्चा आ रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, सोचने की बात है। बट हुआ ये कि $40 मिलियन जो थे उनको 50 डिफरेंट कंट्रीज़ ने दे दिए, तो यानी इनका आधा खर्चा तो निकल गया 80 में से। तो फिर उनको ये प्रोजेक्ट क्योंकि सक्सेसफुल हुआ, तो यूनेस्को को लगा कि ये पूरे ही इंटरनेशनल काउंसिल बनाई जाए, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसे बनाई जाए कि कभी भी हमको ऐसे ज़रूरत हो तो वहाँ पे कलेक्शन हो सके और उनको मेंटेन किया जा सके। तो उन्होंने फॉर्म किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो जो भी कल्चरल हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, उनको प्रोटेक्ट कर सकेगा। फिर थोड़े ही टाइम में क्या हुआ, 1965 अ वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बना दिया गया जो क्या करेगी, इनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको देखती रहेगी। तो वो भी जो था कि कभी उसको बनाया गया, दिस प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज वॉज एडोप्टेड बाय यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन 16 नवंबर 1972। उनको ज़रूरत पड़ी कि कुछ भी कॉन्फ्रेंस होगी, हम लोग होंगे, उनकी जो कमेटी होगी, तो ये सब उसको रिव्यू करती रहेगी, क्या ज़रूरत है, फंड्स कैसे रेज़ करने का, वो सब उनके लिए उन्होंने 16 नवंबर 1972 में कॉन्फ्रेंस रखी। अभी ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाई गई उसके बारे में है, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अभी टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड ऑन। अभी देखो, हर एक कंट्री में बहुत सारी प्लेसेस हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बट हम सबको तो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये जो कमेटी है, दिस कमेटी विल डिसाइड कि कौन सी साइट्स को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे डाला जाए, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे डाला जाए। तो कौन सी साइट डालनी चाहिए, उसके लिए लोग मिलते हैं वंस इन अ ईयर। दिस कमेटी मीट्स वंस इन अ ईयर। और इनमें कौन से होते हैं कमेटी मेंबर्स, कौन से होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज। और ये जो है, जैसे हर किसी का प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का टेन्योर रहता है, तो उनका भी टेन्योर रहता है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स तक ये कमेटी मेंबर्स सेम रहते हैं, उसके बाद उनको चेंज किया जाता है। ये जो है स्टेट पार्टीज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग द न्यू साइट्स विच देयर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अभी यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स है क्या करेंगे, कुछ नई जगह बनी है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग निकाल के आइडेंटिफाई करके रखते हैं और उसको नॉमिनेशन के लिए भेजते हैं कि ये साइट हम उसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो वो उसको रिव्यू करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। कमेटी के जो मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर रहता है 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स तक वो लोग ये पोजीशन पे रह सकते हैं एंड दे मीट वंस इन अ ईयर। और क्या होता है कि वो लोग करते हैं कि कौन सी साइट्स निकाल देनी चाहिए, कौन सी ऐड करनी चाहिए, वो सब देते रहते हैं। ओके, नाउ बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी कैसे डिसाइड करेंगे, उन्होंने तो दिया, आइडेंटिफाई किया, कुछ प्लेसेस को नॉमिनेट किया, बट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी पहुंचेगी इनमें से, वो पढ़ते हैं बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो उसके लिए क्या है, देयर आर 5 स्टेप्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाने के लिए। जो हमको मॉन्यूमेंट है, जो प्लेस है जो आइडेंटिफाई की जाती है, उसके लिए 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप में पहले क्या होता है, पहले उसको सिर्फ क्या बनाने देते हैं, पहले तो टेंटेटिव लिस्ट बनाते हैं। पहले टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है, रफ लिस्ट, टेम्पररी लिस्ट। तो कोई भी स्टेट की जो भी मॉन्यूमेंट्स है उनको लिखा जाता है नॉमिनेशन के लिए, तो टेंटेटिव यानी टेम्पररी लिस्ट बनाई जाती है। और उसके बाद अगर कोई भी मॉन्यूमेंट्स
उसमें टेंटेटिव लिस्ट में नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट देयर इन द टेंटेटिव लिस्ट, उसको फाइनल लिस्ट में नहीं जा सकते। अगर वो रफ लिस्ट में नहीं है तो वो फेयर लिस्ट में नहीं जा सकता। तो पहली स्टेप जो है उसका रफ लिस्ट बनाते हैं कि देन फेयर लिस्ट में वो जाता है, यानी कि वो नॉमिनेशन मिलता है उसको, टेंटेटिव लिस्ट इंक्लूडेड, फिर उसको लिस्ट को नॉमिनेशन, यानी ये जा सकती हैं ऐसे उनको दिया जाता है। फिर थर्ड स्टेप क्या होती है, रिव्यू होता है, यानी उसको जांचा पड़ता जाता है कि ये 2 एडवाइजरी बॉडीज़ जो है, nomination filed by 2 advisory bodies consisting of the International Council on the Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then take recommendation to the World Heritage Site। उनकी जो एडवाइजरी बॉडीज़ है वो देखती हैं, रिव्यू करती हैं उसको, जो लिस्ट है उसको रिव्यू करती हैं, देखती हैं बराबर वो उसके लायक है कि नहीं है जाने के लिए। और ये जो मैंने बताया जो कमेटी है, इट मीट्स वंस इन अ ईयर, क्या करने के लिए, रिव्यू करते हैं, जो रिकमेंडेशन मिला है ऐड करने के लिए। हर साल ये लिस्ट में कुछ एडिशन कुछ डिलीशन होता है, तो वो हर साल में एक बार मिलते हैं और वो रिव्यू करते हैं उसको, लिस्ट को। उसके बाद जो है लास्ट फाइनल स्टेप जो है उस पे जाने के लिए, वर्ल्ड है इस पे हेरिटेज साइट पे, वो क्या है, उनकी 10 क्राइटेरिया रहती हैं, तो उनमें से 10 में से एटलीस्ट 1 क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। आर यू गेटिंग, कि अगर कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज, कोई भी मॉन्यूमेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जाना है तो देयर आर 10 क्राइटेरिया, यानी 10 क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। तो उसमें से 10 में से एटलीस्ट एक क्वालिटी उसमें होगी तो ही वो जा सकता है। अगर नहीं होगी, 10 में से एक भी क्वालिटी नहीं है, तो वो फाइनल लिस्ट के लिए नहीं जा सकती, यानी वो साइट पे नहीं जा सकती। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रफ लिस्ट बनाते हैं, सेकंड स्टेप फेयर लिस्ट बनाते हैं, देन थर्ड स्टेप क्या है कि एडवाइजरी बॉडी इनको देखती है, फोर्थ क्या है कि वो इनके इसमें साल में जो एक बार कमेटी मीट करती है तो उसको रिव्यू करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि ये साइट बराबर है, तो वो रिकमेंडेशन होता है। फाइनल स्टेप में क्या होता है, वो देखते हैं कि एटलीस्ट 1 क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, देन क्या होता है, फाइनल लिस्ट बनती है, यानी उसको इंस्क्राइब किया जाता है। वो जो लिस्ट है उस पर इंस्क्राइब करना, लिखना, यू कैन से प्रिंट करना, उसको किया जाता है, तो वो उसमें लिस्ट में हो जाती है। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो कंट्री के टेरिटरी में आ जाती है। तो दिस इज़ हाउ लिस्ट इज़ मेड। देन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अभी हमने ये जो निकाला है 2009 का जो है रिकॉर्ड, जो है लिस्ट जो है 2009 तक कितने थे, 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर देयर। उसमें से क्या था, 148 आर लोकेटेड इन 148 कंट्री, उसमें से 689 जो है कल्चरल इम्पोर्टेंस है, और 176 को क्या है, नेचुरल इम्पोर्टेंस, और 25 को क्या है, दोनों भी है, कल्चरल एंड नेचुरल दोनों भी इम्पोर्टेंस है। अभी इसमें से इटली को हाईएस्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन इटली, 44 है। और इंडिया की कितनी साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, इंडिया की 36 हैं, उसमें से 28 कल्चरल, 7 नेचुरल, 1 मिक्स्ड। अभी ये जो है कमिटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 जोग्राफिक जोन्स। जोग्राफिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इनको कितने जोन्स में डिवाइड किया है, 5 जोन्स, जिसमें से फर्स्ट है अफ्रीका, सेकंड अरब स्टेट्स, थर्ड एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, फोर्थ इज़ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ इज़ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। ओके, नाउ लास्ट थिंग विच वी विल लर्न अबाउट दिस इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। अभी इनको साइट्स को क्या खतरा हो सकता है, आपने कभी सोचा है? जैसे हमारे घर में आग लगती है, बाढ़ आ जाती है घरों में, बिल्डिंग में, तो वैसे ही इनको जो हेरिटेज साइट को क्या होता है, लड़ाई होती है, तो लड़ाई की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या पोचिंग की वजह से, अननेसेसरी किलिंग को बोलते हैं पोचिंग। देन नेचुरल डिसास्टर, जैसे अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, तूफ़ान आया, या फिर बहुत सारे टूरिस्ट एक साथ आ गए तो उनको ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, वेयर एंड टेयर बढ़ जाती है, या एसिड रेन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, दीज आर द थिंग्स। उसकी वजह से क्या होता है कि इनका खतरा बढ़ जाता है, वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना चालू कर दे जाती हैं।
तो उनका क्या होता है कि जिनको खतरा बढ़ जाता है, जिनको नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है, तो उनकी सेपरेट लिस्ट बनाई जाती है, उस मॉन्यूमेंट्स की सेपरेट लिस्ट बनाई जाती है और लिखा जाता है वो लिस्ट को कि डेंजर, दी साइट्स आर इन डेंजर। तो उसकी अलग से कमिटी जो होती है उसको देखती है कि इसको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यानी पैसा कहाँ से आएगा। जो लोग विज़िट करते हैं, बहुत सारे लोग ये प्लेसेस को विज़िट करते हैं, तो कलेक्शन होती है, तो वो जो फंड्स कलेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इनको रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है। जो लोगों की वजह से, नेचर की वजह से जो भी खतरा हुआ और ये डिस्टर्ब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई प्लेसेस, तो जो फंड्स कलेक्ट हुए थे वो कमिटी उनको देती है, किसके लिए, रिनोवेशन के लिए, ठीक करने के लिए उसको किया जाता है। और फिर अगर वो ठीक हो गया तो उसको लिस्ट में वापस लिया जाता है। ओके, और नहीं, अगर क्या होता है कि कभी कभी कितना डेंजर, खतरा इतना बढ़ जाता है कि वो जिस मीन्स की वजह से, जिस खूबी खासियत की वजह से वो लिस्ट में इंक्लूड किया था, ओरिजिनली जिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, जिस खासियत की वजह से उसको इंक्लूड किया था, वो खासियत उसमें अभी नहीं रही तो उसको फिर परमानेंटली साइट में से डिलीट किया जाता है। तो लाइक दिस क्या होता है, कुछ एवरी ईयर कुछ साइट्स उसमें से मॉन्यूमेंट्स के डिलीट हो जाता है नाम, कुछ उसमें ऐड हो जाता है। So this was all about World Heritage. I hope you understood. If you want to learn more about these, you will have to visit World Heritage site, visit the World Heritage Center's website at whc.unesco.org. Okay. Thank you for watching this video.